चैप्टर इसलिए पढ़ना है कि एडी होता क्या है, एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या है, कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन से लोग डिमांड करते हैं इकोनॉमी में, कौन कौन सप्लाई करता है, इनकम के रिस्पेक्ट में डिमांड कैसे मूव करती है, इनकम के रिस्पेक्ट में आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे फंक्शन करते हैं, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में कवर अप करनी है। ठीक है, तो बड़ी बेसिक चीज से डिस्कशन से शुरू करते हैं। द फर्स्ट वेरी बेसिक वर्ड ऑफ दिस चैप्टर इज एडी, व्हिच स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट डिमांड। अब एक सिंपल सी बात समझो, जब भी कोई एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहा है तो इसका इतना मतलब तो समझ में आ रहा है ना, वी आर ट्राइंग टू बाय। डिमांड का मतलब क्या है? परचेज, बाय। लेकिन यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ कंज्यूमर्स बाय नहीं करेंगे, देयर आर मेनी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो मार्केट में बाय करने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ खर्चा करते हैं, कुछ ना कुछ परचेज करते हैं। तो जरा देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बाय करते हैं, और फिर उसके बाद उसका मीनिंग समझाऊंगा कि एडी की डेफिनेशन फिर बनी क्या। देयर आर 4 डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो बाय कर सकते हैं। बायर्स की बात हो रही है, कंज्यूमर्स की बात नहीं हो रही है, क्योंकि बायर इज अ ब्रॉडर टर्म। बाय तो कोई भी कर सकता है, एक बिजनेस भी बाय करता है, गवर्नमेंट भी बाय करती है, कंज्यूमर्स भी बाय करते हैं। तो बायर्स इज अ वेरी जनरल वर्ड। ठीक है, तो कौन कौन बाय करता है? सबसे पहले आई विल टेक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो खर्चा है या वो गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है जो कंज्यूमर्स बाय करना चाहते हैं। ये आपको पता है कि अगर हाउस होल्ड्स की हम बात करें तो दे आर ऑल कंसिडर्ड एज कंज्यूमर्स। दे ऑलवेज बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। तो अपनी बेसिक पर्सनल कंजम्पशन के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करते हैं? बाय करते हैं। तो जितना भी आप बाय करना चाहते हो अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, पर्सनल कंजम्पशन के लिए, उसी को क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो कौन सा सेक्टर इकोनॉमी का है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है? हाउस होल्ड्स। तो पहला हमने वो परचेज, उस परचेजेस की बात कर ली जो कौन करने वाला है? हाउस होल्ड्स करने वाला। नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो खर्चा है ये उन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगेगा जो हमारे को बिजनेस में हेल्प करेगी, एंड द मोटिव विल बी सैटिस्फैक्शन या प्रॉफिट। दिस टाइम प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट वर्ड का मतलब ही क्या होता है? दैट वी हैव एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी आप करोगे तो वी विल टॉक बेसिकली अबाउट द बिजनेस फर्म्स, कि जो भी इंडिविजुअल फर्म्स मिलके थोड़ा 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 करके खर्चा करता है, उन सबको ऐड कर लो तो ये पूरी फर्म्स का क्या बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। अब यहाँ पे क्या आ गया? हाउस होल्ड्स की कंजम्पशन, और यहाँ फर्म्स की आ गई इन्वेस्टमेंट। तो फिर बाकी के दो सेक्टर कौन बचे? गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट किस पर्पस के लिए खर्चा करती है? तो गवर्नमेंट का जो खर्चा करने का मोटिव होता है वो होता है वेलफेयर। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी अगर करती है ना, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वेलफेयर मोटिव भी होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट आपके लिए खर्चा करती है ताकि आपको बेसिक सर्विसेज, बेसिक गुड्स प्रोवाइड कर सके। एग्जांपल, आपको फ्री में एजुकेशन मिल रही है, गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है। आपको फ्री में हेल्थ सर्विसेज कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिलती है, वहां पे गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है। गवर्नमेंट आपके लिए स्कूल भी खोलती है, कॉलेज भी खोलती है, गवर्नमेंट के बिजनेस भी चल रहे हैं, एग्जाम्पल मेट्रो, रेलवेज। तो गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है और गवर्नमेंट कंजम्पशन पे भी खर्चा करता है, बट ये सब किस पर्पस के लिए होता है? वेलफेयर पर्पसेस के लिए। तो इसके लिए हम अलग से क्लास बना लेते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली कौन करेगा ये? गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री विल बी परफॉर्मिंग दिस एक्सपेंस। नेक्स्ट बेटा, लास्ट जो मैंने मार्क किया था, विच वन विल दैट बी? इसको हम मान के चलेंगे फॉरेन। ये हमारा फॉरेन सेक्टर हो जाएगा, यानी कि एक्सटर्नल। फॉरेन भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एक्सटर्नल सेक्टर। तो एक्सटर्नल सेक्टर में क्या आएगा? एक तरफ आएगा एक्सपोर्ट्स एंड माइनस इंपोर्ट्स। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर ये माइनस क्यों करा? इसके पीछे एक रीजन है। एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स का मतलब होता है हमने कंट्री में प्रोडक्शन करी, हमने गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करे, लेकिन हमने बेचे अपनी कंट्री में नहीं, बेचे किसको? बाहर वालों। आप कोई बोलते थे तो बाहर बेचे, इसको क्यों ले रहे हैं? कि हमारी डिमांड थोड़ी ना है। बिल्कुल मानता हूं ये फॉरेन कंट्री के लोगों की डिमांड है,
बट वो सामान खरीद कहां से रहे हैं? हमारी कंट्री से। तो क्या हमारी कंट्री में आउटपुट की डिमांड आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। तो जो भी हमारी कंट्री में पैसा खर्चा जाएगा हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो खर्चने वाले हम हो चाहे वो खर्चने वाले बाहर के लोग हो, खर्चा तो हमारी कंट्री में हो रहा है ना, हमारे डोमेस्टिक गुड्स पे ही हो रहा है ना। इसीलिए एक्सपोर्ट्स को हम पॉजिटिव फिगर में ऐड करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपने यहाँ पे खर्चे लिए, आपने यहाँ पे खर्चे लिए, आपने यहाँ खर्चे लिए, ऐसा भी तो हो सकता है इनमें से कुछ गुड्स कुछ खर्चा अपनी कंट्री की जगह बाहर कराओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा हाँ भाई हाउस होल्ड में कितना खर्चा करा है, कहते हैं 100 करोड़। अगर 100 करोड़ का खर्चा किसी कंट्री के अंदर हाउस होल्ड ने करा है तो जरूरी थोड़ा सब कुछ उन्होंने अपनी कंट्री से खरीदा होगा, कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जो उन्होंने कंट्री के बाहर से इंपोर्ट करी हो। तो क्या वो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन है? नहीं, हमें लेनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। सिमिलरली बिजनेस फर्म्स है, कई बार मशीनरीज अपनी कंट्री की जगह बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो क्या उनको लेना चाहिए? नहीं, बिकॉज उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन है वो हमारी कंट्री में हुई नहीं है, तो हम वैल्यू कैसे काउंट कर रहे हैं? जब हम अपनी कंट्री की इनकम, अपनी कंट्री की एम्प्लॉयमेंट लेवल चेक करें तो अपनी कंट्री का आउटपुट देखेंगे ना, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स हमारी कंट्री का आउटपुट है ही नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं? माइनस। तो माइनस इसलिए कर रहे हैं अगर इनमें कहीं ऐड हो रखा हो तो अब वो यहाँ पे आके क्या हो जाए? रिमूव। एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट। ठीक है, तो अब जल्दी से देखो इसको आप कैसे बोलोगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को विल रिप्रेजेंट बाय कैपिटल सी। इस पूरे चैप्टर में जब भी आई विल मेक कैपिटल सी, इसका मतलब मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के लिए वी यूज द टर्म आई। जब भी मैं कैपिटल आई लिखूंगा इसका मतलब क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम जी से दिखाते हैं, और फॉरेन एक्सटर्नल सेक्टर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है तो वी शो इट बाय एक्स माइनस एम। दिस इज एक्स माइनस एम, या फिर नेट एक्स में लिख सकते हो, बट एक्स माइनस एम इज अ जनरल मॉडल। बट क्या हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे? द आंसर इज नो। सीबीएसई ने जो क्लास 12th का सिलेबस आपको दे रखा है उस क्लास 12th के सिलेबस के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल ही पढ़ते हैं। हम कीनीशियन थ्योरी पढ़ेंगे जो 2 सेक्टर मॉडल में डिस्ट्रिक्टेड है, और वो 2 सेक्टर मॉडल में सिर्फ 2 ही सेक्टर कौन से हैं? एक हाउस होल्ड्स और दूसरा फर्म्स। बेसिक सिर्फ 2 सेक्टर लेंगे, ना हम गवर्नमेंट का प्ले पढ़ेंगे ना ही फॉरेन सेक्टर का। तो ऑल्दो एडी के कंपोनेंट्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, देखें आस्क अस कि एडी में क्या क्या लेना है। आप इतनी बात याद रखो कि एडी के अंदर चारों ना लेके हम अभी सिर्फ फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। हम क्या फॉर्मूला क्रिएट करेंगे? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, बट डोंट वरी, नेशनल इनकम जैसे बड़े बड़े लॉन्ग चेन के फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, वो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप जो हमने अभी सीखा उसको क्या बोलते हो? एग्रीगेट डिमांड। कंपोनेंट्स आर 4, बट हमारे लिए रिस्ट्रिक्शन सिर्फ कितने की है? 2। सो फॉर अस एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्लियर है? चलो, अब एग्रीगेट डिमांड हमें पता लग गया। इसके बाद आप ये देखो कि इसके जो कंपोनेंट्स है एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, इसमें पहला कंपोनेंट सी जो था यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम इसको समझते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता क्या है और कैसे बिहेव करता है। आप इसको ऐसे मान के चलो, यहाँ पे कीनीशियन का एक और लॉ है, इसका नाम है कीनीशियंस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। आप कीनीशियन क्या कहता है? कीनीशियन ये कहता है कि जब भी हाउस होल्ड खर्चा करना शुरू करते हैं अपनी कंजम्पशन पे, तो ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन योर लेवल ऑफ इनकम, यस और नो? यस। If you'll earn more, you will spend more. If you'll earn less, you will spend less. But ऐसा नहीं होता कि कभी इनकम जीरो हो जाए और आपकी कंजम्पशन भी जीरो हो जाए, बिकॉज ऐसा किसी भी कंट्री के साथ कैसे हो सकता है कि लोग बिना कंजम्पशन के सरवाइव कर जाए? If the country is their economy is working and people want to satisfy their needs, तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ खर्चा तो करेंगे, फ्री में तो सब कुछ आ नहीं जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे जब खर्चा करना ही है तो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे खर्चा कैसे कर सकते हैं? ये एडजस्ट करना, ये एक्सेप्ट करना भी बड़ा मुश्किल लगता है। तो इसको कीनीशियन ने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि हर इकोनॉमी के अंदर एक नहीं
कंजम्पशन के दो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि दो पार्ट या दो टाइप्स की कंजम्पशन होती है। एक वो कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड कभी भी नहीं करती, वो बेसिक लेवल ऑफ कंजम्पशन है, वो आपकी कांस्टेंट रहती है, वो आपकी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है। एग्जांपल, अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोविड के अंदर देयर वर मेनी इंस्टेंसेस, कई ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे काम हो ही नहीं रहा था, जिम्स बंद पड़े थे कितने टाइम के लिए, पीवीआर बंद थे कितने टाइम के लिए, कई इंडिविजुअल्स थे जो जॉब करते थे, ठीक है उनकी सैलरी आ जाएगी, बट कई बिजनेस ऐसे थे जिनको बिल्कुल मना था कि आप जा ही नहीं सकते, ऊपर नहीं जा सकते, तो उनका इनफ्लो तो आ ही नहीं रहा इनकम का, बट दे वर स्पेंडिंग और नॉट, दे वर स्पेंडिंग। तो ऐसे टाइम पे जब इनकम जीरो हो जाती है तो खर्चा आता कहां से है? इट इज ऑलवेज फाइनेंस थ्रू योर प्रीवियस सेविंग्स। आप आज अगर कुछ पैसे कमा के कुछ जोड़ रहे हो तो इसीलिए ना कि अगर फ्यूचर में कल को कभी पैसे की जरूरत पड़े तो हम उसमें से निकाल के यूज कर सके। तो याद रखो, आपकी कितनी भी कंजम्पशन लेवल चेंज होती रहे इनकम के साथ साथ, कंजम्पशन कभी जीरो नहीं होगी। ऐसी कंजम्पशन का जो नाम है बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जो चीज किसी पे डिपेंड करती है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, दैट इट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। लेकिन जो कभी डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस। तो यही दो अलग अलग टाइप्स के कंजम्पशन है। एक जो कंजम्पशन पे, जो इनकम पे डिपेंड करेगी उसको क्या बोलोगे? इंड्यूस कंजम्पशन। और जो कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड नहीं करेगी उसको क्या बोलोगे? ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं? आई एक्सप्रेस इट दिस वे कि आपकी जो टोटल कंजम्पशन है वो दो टाइप की है। एक सी बार, ये फिक्स्ड हो क्योंकि ये कांस्टेंट रहती है, चाहे इनकम जीरो क्यों ना हो जाए, ये खर्चा तो चेंज नहीं होगा। और ये बहुत मिनिमम खर्चा होता है जो आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए। ये बहुत अल्ट्रा लग्जरी चीजों पे, अल्ट्रा सर्विसेज पे नहीं है, ये बहुत मिनिमम बेसिक एक्सपेंडिचर है जो आपको लाइफ को सस्टेन रखने के लिए करना पड़ता है। सो ये आपकी कांस्टेंट लेवल ऑफ कंजम्पशन है, इसलिए इसको कैसे डिनोट करते हैं? सी बार, एंड दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, तो याद रखो ये आपकी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। नेक्स्ट, अब इसके साथ मैंने आपको बोला कि एक और खर्चा जो हम लोग करते हैं वो कौन सा है? दैट इज बी वाई। सर बी वाई क्या है ये अभी बताऊंगा कि मैंने बी और वाई क्यों लिखा है, बट अब आप समझो कि ये इंड्यूस्ड पार्ट है, दिस इज माई इंड्यूस्ड कंजम्पशन। इट मीन्स ये वो पार्ट ऑफ द कंजम्पशन है जो इनकम पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि मैं कितनी इनकम अर्न करूंगा उसमें से कितना पैसा स्पेंड कर लूंगा, दैट विल बी दिस इंड्यूस कंजम्पशन। आपसे पूछ भी सकते हैं पेपर में, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। ऑटोनॉमस कंजम्पशन को कैसे दिखाना है? द मिनिमम कंजम्पशन that takes place even at zero level of income। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता। बट जो इंड्यूस कंजम्पशन की मैंने बात करी है, इसका मतलब क्या है? द कंजम्पशन दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, आपकी इनकम लेवल पे डिपेंड करने वाला है, आप कितना अर्न करोगे उसी पे डिपेंड करेगा कि ये पार्ट कितना है। अब इसको इंटरप्रेट करते जो मैंने ऊपर लिखा है, आई हैव रिटन बी इंटू वाई। बी वाई मतलब बी इंटू वाई। इकोनॉमिक्स में बेटा वाई का मतलब नेशनल इनकम है। आप बोलोगे क्यों सर, हमारी इकोनॉमिक्स वालों की इंग्लिश खराब है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आई हमने अभी अभी यूज कर लिया था इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि आई इज स्टैंडिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, तो फिर इनकम को दोबारा आई नहीं लिख सकते, कंफ्यूजन हो जाएगी, तो वी हैव रिप्रेजेंटेड बाय वाई। सो नेशनल इनकम इज वाई। ठीक है, व्हाट इज दिस बी? बी का मतलब होता है MPC, विच स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसका मीनिंग बताता हूं क्या है ये।
बेटा एक चीज देखो, मार्जिनल वर्ड का मतलब 11th क्लास से सीख रहे हो। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? चेंज, एडिशनल, एड ऑन। जब भी कोई चीज बदलती है तो जो एडिशनल वैल्यू निकल के आती है उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है बिहेवियर, कि आपका पैटर्न ऑफ कंजम्पशन या बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन क्या है। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब, अगर आज आपकी इनकम बढ़ गई, चेंज हो गई, एडिशनल इनकम आपने कमा ली, तो आपकी कंजम्पशन कितना चेंज होगी या आप कितना एक्स्ट्रा खर्चा करोगे जब आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। ये हो गया सिंपल वर्ड्स में। पेपर में हम प्रॉपर लिख के आ सकते हैं, पूछेंगे डिफाइन एमपीसी या डिफाइन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो आप बोल सकते हो proportion of change in income which is spent on consumption। बट सिंपल वर्ड्स में अगर आपको सिर्फ समझने के लिए चाहिए तो इजीएस्ट डेफिनेशन ही हो सकती है, इट इज द एक्स्ट्रा कंजम्पशन व्हेन इकोनॉमी, व्हेन पीपल इन द इकोनॉमी अर्न्स एक्स्ट्रा इनकम। तो आपकी एक्स्ट्रा इनकम आने पे आपने कितना एक्स्ट्रा खर्चा किया वो किस में आएगा? बी इंटू वाई से कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा हम इतना कमा रहे थे तो इतना हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, इसी को साथ के साथ एक न्यूमेरिकल से सीख भी लेते हैं, बिकॉज हमें सिर्फ इसको छोड़ना नहीं है, वी हैव टू कंप्लीट इट। तो मैं इसको एक बार सॉल्व भी करके दिखाता हूँ इसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो लेट मी टेक अ क्वेश्चन। सपोज करो क्वेश्चन ऐसा आता है, द मिनिमम कंजम्पशन मान लो किसी इकोनॉमी के अंदर, कोई इमेजिनरी सी इकोनॉमी है जिसमें 50 करोड़ रुपए की क्या है? मिनिमम कंजम्पशन। लेट्स अज्यूम इसी इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम इज 1000 करोड़ और गिवन है कि एमपीसी कितना है? 0.8। अब कोई बच्चा पूछ सकता है डेसिमल में क्यों लिखा है? एक्चुअली ये परसेंटेजेस के बेसिस पे होता है। 0.8 का मतलब है 80%। आप जितना भी अर्न करोगे उसका एक हिस्सा खर्च करोगे। हमने अज्यूम कर लिया, मैंने अभी इस क्वेश्चन के लिए अज्यूम कर लिया कि 80% लोग खर्च कर देते हैं और 20% क्या कर रहे होंगे? सेव। तो 80% को अगर आप इंटरप्रेट करो तो डेसिमल्स में क्या आएगा? 80/100 विच इज 0.8। तो लेट्स सपोज हम 80% खर्चने वाले लोग हैं, 1000 करोड़ रुपए की हमारी नेशनल इनकम है, मिनिमम खर्चा जो हम करते हैं वो 50 करोड़ है। अब बताओ हमारी कंट्री का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का लेवल क्या होगा? फाइंड आउट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ दिस इकोनॉमी। तो हम सिंपल लॉजिक लगाएंगे, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार का मतलब था जो खर्चा फिक्स है, इनकम जीरो भी हो जाए ना तब भी ये तो हम कर ही देते हैं। कौन सा था? 50। तो ये तो छोड़ने वाले नहीं है, तो ये तो जीरो पे कर लिया। अब जीरो से एक्स्ट्रा कितने कमाए चेक करो, हमने तो 1000 करोड़ कमा लिए। तो ये रहे हमारे एक्स्ट्रा पैसे जो हमने कमाए थे, कितने? 1000। इनटू में मल्टीप्लाई किससे करना है? बी, यानी कि 0.8। तो उसका मतलब ये हो गया, इस 1000 करोड़ में से 80% यानी कि 800 करोड़ हम खर्चने वाले हैं एक्स्ट्रा इनकम में से, और 50 तो हमारा बेसिक खर्चा है। तो टोटल 850 करोड़ ये आ गया आपका टोटल कंजम्पशन ऑफ द इकोनॉमी। बात समझ आई? तो इसके न्यूमेरिकल्स सिंपल ही हैं, यही कैलकुलेट करने के लिए आता है। बट आई गेस द कॉन्सेप्ट एंड इट्स फंक्शनिंग बोथ शुड बी क्लियर, कि कंजम्पशन क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है। दोबारा से देख लो, टोटल कंजम्पशन इज अ समेशन ऑफ टू थिंग्स, वन ऑटोनोमस कंजम्पशन, सेकंड इंड्यूस कंजम्पशन। ये जो कभी नहीं बदलेगा और ये जो इनकम के साथ साथ बढ़ता जाएगा, और अगर इनकम कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ठीक है, करो नोट। अब एक चीज समझो, अगर हम अपने कंजम्पशन का कर्व बनाए, इस पूरे चैप्टर में एक्स एक्सिस पे जो बेस रहेगा वो रहेगा इनकम। हम डायग्राम किसी का भी बनाएंगे, किसी का भी कर्व बनाएंगे, वो विद रिस्पेक्ट टू इनकम ही बनेगा। अब आप चेक करो विद रिस्पेक्ट टू इनकम आपकी कंजम्पशन कितनी थी, तो यहां पे लिखोगे कंजम्पशन वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या आ गया? इनकम। नाउ जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ खर्चा हो रहा था या खर्चा जीरो है? हो रहा था ना। कौन सा खर्चा? ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी कि जीरो लेवल पे भी कुछ तो खर्च करेंगे,
और उसको हम प्रेजेंट करेंगे एज अ सी बार। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी ये खर्चा बढ़ता जाएगा। कौन सा पोर्शन? इंड्यूस वाला पोर्शन। पढ़ा था ना अभी कि एक तरफ ऑटोनॉमस है जो फिक्स है, ये तो होगा ही होगा। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी खर्चा भी बढ़ता जाएगा एंड ये जाएगा ऊपर की तरफ। तो हमारी कंजम्पशन का कर्व कैसे बनता है? अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, बिकॉज इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ती है। लेकिन अगर पूछेंगे व्हाई द कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आप बोलोगे बिकॉज ऑफ द ऑटोनॉमस कंजम्पशन, क्योंकि जीरो लेवल पे भी हम कुछ खर्च कर रहे हैं इसलिए ये स्टार्ट कहां से होता है? वाई एक्सिस से होता है। इसका एक इंटरसेप्ट है वाई एक्सिस पे और ये ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, इसको दिखा भी सकते हो, ये सी बार प्लस वी वाई का कर्व है। ठीक है, बस आज हम इतना ही करेंगे, फिर बाकी करेंगे नेक्स्ट।